तो ठीक है प्यू, अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। सी एफ पी आई ही चल रहा है, एक्स अभी भी ई रेस टू एक्स इंटू वी वाले फॉर्मेट में ही है। और इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन, ऑलमोस्ट आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। हमने पॉलिनोमियल देख लिया, ट्रिग्नोमेट्री देख लिया, वही पेयरिंग होती है और ये एक बस डिफिकल्ट क्वेश्चन है, फिर ये टॉपिक खत्म। इसके बाद से हम चालू करेंगे कि x इंटू फंक्शन ऑफ v हो तो उसे कैसे सॉल्व करना है। और उसमें तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ आती है कि ट्रिग्नोमेट्री हो ना, तो आप खुद देखना है, बड़ी अच्छी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, टेंशन नहीं। अभी यहाँ ध्यान दो, इसमें ई रेस टू एक्स कहाँ है? टॉपिक तो हम पढ़ रहे हैं ई रेस टू एक्स इंटू वी, पर इसमें है कहाँ ई रेस टू एक्स? तो वो छुपा है इनकी वैल्यूज में, साइन हाइपोबोलिक एक्स और कॉस हाइपोबोलिक एक्स। देखो हाँ, ध्यान से, जूम नहीं दिखता होगा, जूम करके देखना। साइन हाइपोबोलिक एक्स और कॉस हाइपोबोलिक एक्स है, तो इनकी एक्चुअल डेफिनेशन हमें याद करनी होगी। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ डेफिनेशन। यहाँ पे आपको एक्चुअली पता होगा कि जो कॉस हाइपोबोलिक एक्स होता है वो क्या होता है, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू नेगेटिव एक्स अपॉन 2। और जो साइन हाइपोबोलिक एक्स होता है वो क्या होता है, ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू नेगेटिव एक्स अपॉन 2। ये आपको उनकी एक्चुअल वैल्यूज पता है। और रुको, पहले आप इसका सी एफ सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको ये सब चीज़ें एकदम अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ। फटाफट पहले स्टेप सॉल्व करते हैं। तो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ डी स्क्वायर माइनस 1y शुड बी इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर आपका फंक्शन ऑफ डी जो है डी स्क्वायर माइनस 1, ये वो क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन। फिर आपका काम क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन को इक्वल्स टू 0, सो एफ ऑफ डी इक्वल्स टू 0। सो आपका आएगा डी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो उसके बाद से आपके पास आएगा डी माइनस 1 इंटू डी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जहाँ से डी की दो वैल्यू आ जाएगी, 1 और नेगेटिव 1। हो थक गया। तो डी की दो वैल्यू आएगी 1 और नेगेटिव 1। सो आपका m1 होगा 1 और आपका m2 हो जाएगा नेगेटिव 1। सो फाइनली आपका, रुक जाओ, यहाँ से आप यहाँ पे लिख लो, m1 की वैल्यू आपकी 1 है और m2 की वैल्यू आपकी नेगेटिव 1 है। सो फाइनली आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF क्या हो जाएगा, c1 ई रेस टू एक्स प्लस c2 ई रेस टू नेगेटिव एक्स। डन, ये आ चुकी है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF की वैल्यू। अब हम इसकी बात करते हैं जो मैं आपको समझा रहा था कि अगर साइन हाइपोबोलिक एक्स और कॉस हाइपोबोलिक एक्स आपको कहीं पे भी आ जाए, पूरे कैलकुलस में कहीं पे भी आ जाए, जैसे अभी यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशंस में है, तो वो सिर्फ लिखने के लिए होता है, लेकिन असल में उसके पीछे हमेशा वो छुपे होते हैं। आपको वो वैल्यूज प्लग इन करनी होती है। अगर आपको मैं पूछूं व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस हाइपोबोलिक एक्स, तो इसका डेरिवेटिव निकालो। 1/2 कांस्टेंट, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, ई रेस टू नेगेटिव एक्स का डेरिवेटिव नेगेटिव ई रेस टू नेगेटिव एक्स। तो पूरा पैटर्न कैसा बना, ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू नेगेटिव एक्स अपॉन 2, इसके जैसा बन गया। इसलिए हम कहते हैं कि कॉस हाइपोबोलिक एक्स का डेरिवेटिव साइन हाइपोबोलिक एक्स, वैसे ही साइन हाइपोबोलिक एक्स का डेरिवेटिव कॉस हाइपोबोलिक एक्स। इनके इंटीग्रेशन आ जाए, इनके डेरिवेटिव आ जाए, कुछ नहीं करना होता है, उनका ये ई वाला फॉर्म लिख के इसको इंटीग्रेट और इसको इस इक्वेशन को इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करना होता है। खैर अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसकी जगह ये वैल्यूज रखेंगे, और क्योंकि ये प्रोडक्ट में तो हम मल्टीप्लीकेशन वर्क करके देखते हैं। ठीक है, चलो अभी तो यहाँ पे जगह है, वहीं पे करते हैं। सो आप जानते हैं कि फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ डी, डिवीजन में आ जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स के। सो 1/d स्क्वायर माइनस 1, फंक्शन ऑफ एक्स के आपके पास साइन हाइपोबोलिक एक्स, कॉस हाइपोबोलिक एक्स और कॉस एक्स। आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि यही आपका v का रोल प्ले करने वाला है, बाकी तो ये दोनों अब कंबाइन होंगे। सो ध्यान दो, 1/d स्क्वायर माइनस 1, हैंड राइटिंग छोटी है तो जूम कर लेना। हाँ, 1/d स्क्वायर माइनस 1, इसकी जगह आप क्या लिखोगे, ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू नेगेटिव एक्स अपॉन 2। इसकी जगह क्या लिखोगे आप, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू नेगेटिव एक्स अपॉन 2 और कॉस एक्स एज इट इज। अब ध्यान दो, 2 इंटू 2 4, 1/4 आप कांस्टेंट निकाल लो, 1/4 आपका कांस्टेंट बाहर, अंदर क्या बचा, 1/d स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, चलो अब देखो, a माइनस बी, a प्लस बी, तो वो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ई रेस टू 2x माइनस ई रेस टू नेगेटिव 2x और मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, cos x के साथ। क्लियर। अब cos x का ब्रैकेट इसके साथ ओपन करो, और ये जो चीज़ है ये भी इसके साथ और उसके साथ ओपन करो। तो यहाँ से आप फाइनली क्या लिख पाएंगे, 1/4 बाहर एज इट इज, 1/d स्क्वायर माइनस 1 ऑफ ई रेस टू 2x cos x नेगेटिव 1/d स्क्वायर माइनस 1 ऑफ ई रेस टू नेगेटिव 2x cos x। क्लियर हुआ आपको, ये बीच में नेगेटिव था तो ये नेगेटिव यहाँ आ गया, ये मल्टीप्लाई हुए तो ये मिला, ये मल्टीप्लाई हुए तो ये मिला, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करना है।
इतनी जो चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से आती होगी, टेंशन नहीं है। ये सब मल्टीप्लाई हुआ है, जैसे ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ए इसके साथ, चलो एक स्टेप होता है यहाँ पे, क्या होता है उसमें, e⁻² इंटू कॉस एक्स माइनस e⁻² इंटू कॉस एक्स। फिर ये चीज़ मल्टीप्लाई होती है, तो ये और ये होके ये आ गया, और ये होके ये आ गया, और बीच का नेगेटिव। मुझसे ना इस तरफ से नहीं लिखा होता है कभी भी, पता नहीं क्यों, मैं हमेशा इस तरफ से ही लिख पाता हूँ। चलो, इसमें हमें पूरी पैटर्न सॉल्व करनी होगी, फिर इसमें पूरी पैटर्न सॉल्व करनी होगी। यहाँ पर a की वैल्यू 2 लेनी होगी और इसमें a की वैल्यू -2 लेनी होगी। थोड़ा लेंदी वर्क है, करते हैं, साथ में करते हैं, ठीक है। तो चलो, नाउ हम इसमें से सिर्फ इतनी चीज़ लिखते हैं, 1/d² - 1 e⁻²x cos x। तुरंत मेंशन कर दो a की वैल्यू क्या है आपके पास, 2, क्योंकि e की जो पावर में होता है वही तो a होता है, तो a की वैल्यू है 2। सो देयरफॉर हम क्या पैटर्न जानते हैं कि अगर 1/f(d) e⁻ax इंटू वी हो, सो उसमें से e⁻ax बाहर आ जाता है, d को रिप्लेस करता है d + a, और ये सब अप्लाई होते हैं सिर्फ v के ऊपर, तो वही पैटर्न यहाँ पर है। सो क्या हो जाएगा, e⁻2x बाहर आ जाएगा, d की जगह कौन ले लेता है, d + a, और यहाँ पर a कितना है आपका 2, सो d की जगह कौन ले लेगा, d + 2 का स्क्वायर और -1, और ये सब अप्लाई होंगे cos x के ऊपर। सो क्या हो जाएगा यहाँ से, e⁻2x एज इट इज 1/d + 2 द होल स्क्वायर, यानी d² + 2 × 4d + 4 - 1 3। मैंने फाइनली सॉल्व कर दिया, ये ओपन भी करके -1 कर दिया, ये छोटी मोटी चीज़ है, टेंशन नहीं। चलो, अब e⁻2x एज इट इज, अब ये वाला कौन सा पैटर्न आ चुका है आपके पास, 1/d cos ax। अब इस पैटर्न में क्या करना होता था, याद करो, d² की जगह -a² डालना होता है, और d की जगह तो आप कुछ डाल ही नहीं पाते हो, तो उसे सबसे लास्ट में छोड़ दिया करो, और फिर उसमें वो ऑल्टरनेट साइन करके रैशनलाइजेशन करते हैं, वो प्रोसेस करनी होती है। तो खैर, अब यहाँ पे d² है, उसकी जगह कौन ले लेगा, -a²। मैं लिख देता हूँ, d² रिप्लेस हो जाता है -a² से, और अब आपकी a की वैल्यू कितनी है, 1, सो d² की जगह आएगा -1, सो 4d सॉरी देखो, मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे -1 आ जाएगा, +3 है, सो -1 + 3 2 हो जाएगा, सो 4d + 2 बचेगा, और ये सब अप्लाई होंगे cos x के ऊपर। अब चाहो तो आप इसमें से 1/2 कॉमन ले लो, क्योंकि 2 का फैक्टर निकल रहा है, तो क्या बचेगा, 2d + 1, और अप्लाई हो गया cos x के ऊपर। अब इसको रैशनलाइजेशन करते हैं, सो 1/2 एज इट इज़, e⁻2x एज इट इज़, रिफ्लेक्शन नहीं। अब 2d + 1 है, सो 2d - 1 मल्टीप्लाई करो, और नीचे क्या हो जाएगा, 4d² - 1। चलो, 1/2 एज इट इज़, e⁻2x एज इट इज़। हाँ, अब देखो, 2 टाइम्स d इंटू cos x, d cos x का मतलब cos x का पहला डेरिवेटिव, दैट इज सिंपली -sin x। सो पहला आंसर आएगा -2 sin x माइनस ऑफ cos x, और नीचे d² की जगह -1, सो -4 -1 -5। अब देखो, ये सब नेगेटिव कॉमन लेकर कैंसिल, 5 2 = 10 कर सकते हो। सो मैं आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देता हूँ कि फाइनली सिर्फ ये पहले इंटीग्रल की वैल्यू क्या, सॉरी पहले इस वाले की पार्ट की वैल्यू क्या है, जो कि हाँ ये वाला था, उसे हमने अलग से लिखा था, उसकी वैल्यू कितनी आई है आपके पास, 1/5 2 = 10 e⁻2x, और अंदर से नेगेटिव कैंसिल हो गया है, सो 2 sin x + cos x, डन। ये आ चुकी है आपके इस पर्टिकुलर इंटीग्रल में, 2 पार्ट थे, ये और ये, उसमें से इस पार्ट का आंसर आपके पास आ चुका है। अब हमें ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, उसमें भी हम ये सारी चीज़ें एज इट इज़ रिपीट करेंगे, ठीक है। फिर से देखो, टाइम खत्म होने है, मैं बंद करके फिर से चालू करता हूँ, ठीक है। चलो, अब हम ये वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो हम उसको अलग से लिख लेते हैं अगेन। नाउ अब हम क्या सॉल्व करने जा रहे हैं, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं 1/d² - 1 e⁻2x cos x। फिर से वही पैटर्न है आपका, 1/f(d) e⁻ax इंटू वी, सो एक इसमें कन्वर्ट हो जाता है, e⁻x बाहर, d की जगह d + a, और ये सब अप्लाई होते हैं v के ऊपर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, a की वैल्यू है -2, सो e⁻2x एज इट इज़ बाहर, d की जगह ले लेगा d -2, क्योंकि a आपका नेगेटिव है, सो d + -2, सो d -2, उसके से d - 2 का स्क्वायर -1, और ये अप्लाई होंगे किसके ऊपर, cos x के ऊपर। चलो, अब e⁻2x एज इट इज़ 1/d² - 4d + 4 - 1 यानी +3, और अप्लाई होगा cos x के ऊपर। अब ये कौन सा पैटर्न है, 1/f(d) और इंटू cos ax, तो उसमें काम क्या करना होता था आपको, d² की जगह -a² डालना होता था, जो चीज़ हमने यही की वही चीज़ यहाँ पे करेंगे, तो इस d² की जगह आएगा -1, सो e⁻2x -1 + 3 यानी 2 - 4d, अप्लाई किसके ऊपर है, cos x के ऊपर। आप चाहो तो 2 कॉमन ले लो, सो क्या बचेगा, 1 -
2d। बस अब इसे रैशनलाइजेशन करते हैं यहाँ से। सो 1/2 e रेज टू नेगेटिव 2x 1 प्लस 2d ऑफ कॉस x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4d स्क्वायर। a प्लस बी ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है नीचे। आपको क्या समझाना, ये तो आता है ना, आता है, ये टेंशन नहीं। चलो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 e रेज टू नेगेटिव 2x 1 इंटू कॉस एक्स 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स यानी नेगेटिव साइन एक्स, ऑल 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस माइनस 2 साइन एक्स और नीचे 1 -4 और ये -1 देगा, डी स्क्वायर की जगह तो नेगेटिव ए स्क्वायर रिप्लेस करना ही है। सो -4 -1 +4 क्लियर। तब देखो यहाँ पे क्या हो गया 1 + 4 5 और बाहर 10 है। सो 1/10 e रेज टू नेगेटिव 2x cos x माइनस 2 sin x। क्लियर हुई आपको। ये आ चुकी है आपके दूसरे पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू जो कि है ये वाला। अब एक्चुअल पी में क्या करना है 1/4 दिस माइनस दिस, तो आपकी ये दूसरी वैल्यू आई है। हम इसको आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो और ये जो आई थी आपकी पहले वाली की वैल्यू इसको नाम दे दो 1। तो आप फाइनली यहाँ से क्या लिख पाएंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपके सिर्फ अभी पी की वैल्यू क्या आएगी 1/4 एज इट इज। पहले कौन सा वाला है 1, सो 1/10 e रेज टू 2x 2 sin x प्लस cos x माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 1/10 e रेज टू नेगेटिव 2x फिर है cos x माइनस 2 sin x। क्लियर। चलो अब इसमें हमें थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है लाइक अनलाइक टर्म्स। तो सबसे पहले ध्यान दो कि जो अपॉन में 10 है वो दोनों टर्म में से बाहर आ जाएगा। बाहर 4 इंतजार कर रहा है तो वो 40 हो जाएगा। 1 मिनट। हाँ अब आपको क्लियरली दिखता होगा। चलो तो दोनों में से 10 बाहर आ जाएगा, बाहर 4 इंतजार कर रहा है, सो 10 आया 4 के साथ मिलके 40 हो जाएगा। सो बाहर आपके पास हो जाएगा 1/40। अंदर देखो यहाँ पे भी 2 sin x है और यहाँ पे भी 2 sin x है और देखो 1/10 बाहर ले लिया, अभी ब्रैकेट ओपन करते हैं चलो शांति से। सो e रेज टू 2x इंटू 2 sin x प्लस e रेज टू 2x इंटू cos x माइनस e रेज टू नेगेटिव 2x cos x माइनस माइनस प्लस e रेज टू नेगेटिव 2x 2 sin x। क्लियर। चलो अब 1/40 एज इट इज 2 sin x कॉमन ले सकते हो आप और अंदर क्या बचेगा आपके पास e रेज टू 2x प्लस e रेज टू नेगेटिव 2x। इन दोनों में से आप प्लस cos x कॉमन ले सकते हो, क्या बचेगा e रेज टू 2x माइनस e रेज टू नेगेटिव 2x। अब ये और ये क्या बना रहे हैं तो आप ओरिजिनली याद करो कि अब ये चीज़ आपको नहीं दिखती होगी, मैं यहीं पे आपको लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख सकते हैं। आपको पता रहता है कि cos हाइपरबोलिक x क्या होता है e रेज टू x प्लस e रेज टू नेगेटिव x अपॉन 2 और वैसे ही sin हाइपरबोलिक x क्या होता है e रेज टू x माइनस e रेज टू नेगेटिव x अपॉन 2। एक चीज़ हमेशा याद रखो कि सामने वाला आपको जिस फॉर्म में क्वेश्चन दे रहा है उसने हाइपरबोलिक में क्वेश्चन दिया है तो आंसर भी हाइपरबोलिक में मांगेगा, e रेज टू x वगैरह में छोड़ना सही होता है। बट बात वही है ना, दूसरों के हिसाब से चलना पड़ता है। तो उन्होंने क्वेश्चन में साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक एक्स दिया तो आपको आपके आंसर में भी वो कहीं ना कहीं से लाना पड़ता है। तो चलो अब आपको पता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स का ये पैटर्न होता है। अब इसमें से 2 यहाँ से अगर निकालना हो तो सिंपली वो 2 आके यहाँ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ से निकालना हो तो यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा। तो अब ध्यान दो जो पहला ब्रैकेट आया है e रेज टू 2x प्लस e रेज टू नेगेटिव 2x क्या शो कर रहा है 2 टाइम्स कॉस हाइपरबोलिक 2x, क्योंकि बेसिकली जो यहाँ पे थीटा होता है वही थीटा इनके माथे पर होता है। तो अगर उसके माथे पर नेगेटिव 2x है, सॉरी 2x है, तो इसका मतलब कॉस हाइपरबोलिक के साथ भी क्या आ जाएगा 2x। अब आपको क्लियर हो रहा है इन दोनों ही पैटर्न्स में आपके पास थीटा की जगह क्या है 2x है। सो बाहर का 1/40 एज इट इज 2 टाइम्स साइन x एज इट इज और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 2 टाइम्स प्लस है यानी कॉस हाइपरबोलिक 2x प्लस cos x एज इट इज ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 2 टाइम्स साइन हाइपरबोलिक 2x क्योंकि बीच में नेगेटिव है तो ये सेकंड वन से हो जाएगा। अब देखो इसमें से 2 कॉमन बाहर 40 को वो 20 बना देंगे, बचेगा क्या 2 टाइम्स साइन x इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2x प्लस cos x इंटू साइन हाइपरबोलिक 2x। डन। ये आ चुकी है आपकी ब्यूटीफुली पी की वैल्यू और CF आपका कहाँ छोड़ के आए थे वो रहा CF C1 e रेज टू x प्लस C2 e रेज टू नेगेटिव x, दोनों को ऐड करके फाइनल आंसर डेकोरेट करते हैं। चलो तो इस टॉपिक का फाइनल क्वेश्चन का फाइनली हम लिखने जा रहे हैं जनरल सॉल्यूशन। सो फाइनली फॉर
जनरल सॉल्यूशन. So finally for general solution y is equals to cf plus pi. So y की वैल्यू कितनी आएगी? c1 e raised to x plus c2 e raised to negative x plus 1/20 2 times sin x cos hyperbolic 2x plus cos x sin hyperbolic 2x. डन. ये आ चुकी है आपकी फाइनली y की जनरल वैल्यू या फिर जनरल सॉल्यूशन. और बिल्कुल भी ना लिखना भूले, वह c1 and c2 are the आर्बिटरी कांस्टेंट. क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन? बिल्कुल हो जाना चाहिए. मैंने क्या कहा था, हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन हार्ड नहीं भी है, इजी तो था, है ना? इजी था, टेंशन नहीं. तो कुछ नहीं करना था. साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक एक्स था, उसको उनकी ओरिजिनल जो डेफिनेशन कहती है ई रेज टू एक्स में ओपन करना था. ओपन किया, यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी दिखा, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया. 2 2 4 तो बाहर निकल गया. फिर कॉस एक्स और ये ओपन हुआ. फिर यहाँ से दो चीज़ें आ गई. हमने एक को सॉल्व किया, फिर दूसरे को सॉल्व किया, फिर दोनों कंबाइन करके हमारे पास पी आई आया. और उस पी आई में भी शांति नहीं थी इन लोगों को, तो वहाँ पर भी हमें ई रेज टू एक्स को फिर से कन्वर्ट करना पड़ा साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक में. ऑलवेज मेरी बात एकदम ध्यान रखो कि जब भी क्वेश्चन में साइन हाइपरबोलिक ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ, ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज. तो जब भी कभी क्वेश्चन में साइन हाइपरबोलिक एक्स और कॉस हाइपरबोलिक एक्स आ जाए, तो आपको आपका जो आंसर है उसमें भी साइन हाइपरबोलिक एक्स और कॉस हाइपरबोलिक एक्स मिलाना होता है. ई रेज टू एक्स में छोड़ना सही होता है, बट नहीं छोड़ना चाहिए. सही नहीं होता है. आप सुन लोगे आपके दिमाग में तो आप छोड़ भी दोगे. सही होता ही नहीं, जाने दो. इसमें ही ला के छोड़ना होता है, यही रूल है. ठीक है, चलो. फाइनली आपके y की वैल्यू आ चुकी है. अब इसके बाद से हम सीखने वाले हैं कि पी आई को कैसे सॉल्व करें जब आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल किस टाइप का हो, x इंटू फंक्शन ऑफ x, मतलब x इंटू v स्टैंड्स फॉर फंक्शन ऑफ x. क्यों पता नहीं, वो लोग x इंटू एफ ऑफ एक्स भी दे सकते थे. x इंटू, वो चाहते तो इस पैटर्न में भी लिख सकते थे ना, x इंटू एफ ऑफ एक्स या फिर x इंटू सम फंक्शन ऑफ x. वो लिखते हैं एक्स वी, वेयर v स्टैंड्स फॉर फंक्शन ऑफ x. कोई नहीं जी, जैसा दिया वैसा एक्सेप्ट कर लेते हैं. ठीक है, चलो अब उस टॉपिक को हम चालू करेंगे. और उस टॉपिक में जो मेन चीज़ है ना, कि उसमें जैसे इसकी मेन फॉर्मूला क्या थी, ये थी. मैं उसकी मेन फॉर्मूला भी नहीं कराऊंगा आपको. उसमें आपको सबसे पहले सबसे ब्यूटीफुल चीज़ दिखाऊंगा कि अगर ये जो चीज़ है, अगर ये साइन या फिर कॉस में हो, तो उसका सॉल्यूशन पूरी तरह से अलग, मतलब उसका रूट ही पूरा अलग है उस सॉल्यूशन को सॉल्व करने का. वो मैं आपको सिखाऊंगा. फिर आपको जैसे इसकी एक फॉर्मूला है ना, ये वाली, कि कैसे ब्रेक डाउन होती है, ऐसे उसकी भी है. प्रोडक्ट कैसे अलग होता है वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा. पहले आपको सिर्फ ये सिखाऊंगा कि x के साथ साइन और कॉस की जोड़ी हो तो कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, चलो. तो ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है और नया टॉपिक चालू करेंगे. बहुत मज़ा आएगा. आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं मुझे बताना. हो ही गया होगा, आई नो, बट फिर मैं आपसे सुनना चाहता हूँ. ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ, हर बार कहूँगा, कहता ही रहूँगा. टेंशन मत लेना, मैं हूँ ना. ठीक है, चलो.